दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक एडवांस लेवल की स्टोरी है। और दोस्तों, जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फीस्ट। दोस्तों, फीस्ट का मतलब होता है दावत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ फॉक्स वॉज रोमिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। क्या मतलब वो? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आए। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। और दोस्तों, रोम का मतलब होता है घूमना, और ये फोर्थ फॉर्म है रोमिंग। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ फॉक्स एक लोमड़ी, वॉज रोमिंग घूम रही थी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ फूड। सर्च का मतलब तलाश, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में घूम रही थी। ही वॉज क्वाइट हंग्री। दोस्तों, यहाँ पे ही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोमड़ी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर शी जो होना चाहिए तो इसको हम शी मानेंगे। शी वॉज क्वाइट हंग्री। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाएं। और दोस्तों, हमें यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी किसी भी प्रकार की वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यही कारण है जो इस तरह के वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, और हंग्री मतलब भूखा, भूखी। ही वॉज क्वाइट हंग्री, वह बहुत भूखी थी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, ही केम अक्रॉस आ डेड एलिफेंट। दोस्तों, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। और कम अक्रॉस पूरी एक वर्ब है। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ से आमना सामना होना, किसी चीज़ का मिलना, तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। और सेकंड फॉर्म है केम अक्रॉस। ही केम अक्रॉस अ डेड एलिफेंट। तो क्या अर्थ हुआ? और डेड का मतलब होता है मृत। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, ही केम अक्रॉस अ डेड एलिफेंट मतलब कि कुछ समय के बाद उसका सामना एक मरे हुए हाथी से हुआ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसकी सेंस हम निकाल सकते हैं कि कुछ समय के बाद उसने मतलब एक मरे हुए हाथी को देखा। चलिए आगे देखिए। आई एम सो लकी। दोस्तों, जैसे यहाँ ऊपर सिंपल पास्ट का वाक्य बताया था मैंने आपको, जहाँ पर वॉज या वर्ब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, जो कि एडजेक्टिव है। आई एम सो लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दिस एलिफेंट विल लास्ट फॉर वीक्स। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इस वर्ब को ज़रूर नोट करें, साथ में इसकी मीनिंग को भी समझें। देखिए, लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम, आखिरी। ये नाउन है, हम सबको पता है, लेकिन दोस्तों ये एक वर्ब भी है। और वर्ब में इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वर्ब में इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का चलना। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाते हैं कि ये दोस्ती
ज़्यादा नहीं चलेगी तो आप क्या बोलोगे, दिस फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये जो शब्द है लास्ट, ये नाउन तो है, हम सब जानते हैं, उसके अलावा ये वर्ब, ये तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। और देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट कौन से वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर गा गेगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे वह आएगा, वह जाएगा, वह खाएगा, इस तरह के वाक्यों में विल का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, दिस एलिफेंट विल लास्ट फॉर वीक्स, ये हाथी कई हफ्तों तक चलेगा। नाउ अब, आई कैन हैव अ ग्रैंड फीस्ट। दोस्तों हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का ग्रहण करना, किसी चीज़ को खाना, तो इसके कई सारे मतलब हैं, इसके भी एक हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके अलावा ये एक वर्ब भी है। तो उसने क्या सोचा, नाउ आई कैन हैव ए ग्रैंड फीस्ट, अब मैं एक बहुत ग्रैंड मतलब होता है बड़ी, एक बड़ी दावत खा सकती हूँ। थिंकिंग सो, थिंक मतलब सोचना, फोर्थ फॉर्म में थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, द फॉक्स बिट इनटू द थिक स्किन ऑफ द एलिफेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। बाइट का अर्थ होता है काटना, कोई दांत वगैरह लगाना, और जो सेकंड फॉर्म है वो है बिट। तो क्या अर्थ हुआ, थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, द फॉक्स बिट इनटू द थिक स्किन। थिक मतलब क्या होता है, मोटी, स्किन मतलब चमड़ी। तो उसने क्या अर्थ हुआ कि ये सोचते हुए लोमड़ी ने हाथी की मोटी चमड़ी में क्या था, काटा, मोटी चमड़ी में उसने काटा। बट अलस, लेकिन दुर्भाग्य से, द स्किन वॉज टू थिक, टू मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन दुर्भाग्य से द स्किन वॉज टू थिक, जो स्किन थी, जो चमड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। फॉर द फॉक्स टू कट, मतलब लोमड़ी के लिए मतलब काटने के लिए ये बहुत ज़्यादा मोटी थी। आगे देखिए, I need to get this thick skin cut by an animal having sharp and strong teeth। क्या अर्थ हुआ, I need to get this thick skin cut। दोस्तों ये जो वाक्य है ये थोड़ा सा एक एडवांस स्ट्रक्चर है, मैं इसको आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम उस काम को खुद ना करके किसी और व्यक्ति से करवाते हैं, तो ऐसे वाक्यों में गेट या गेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस स्ट्रक्चर को जरूर नोट कर लीजिए। नीड का मतलब आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। और तो क्या अर्थ हुआ, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू गेट दिस थिक स्किन कट, इस मोटी चमड़ी को कटवाने की, बाय एन एनिमल, किसी पशु के द्वारा, जानवर के द्वारा, हैविंग, जिसके पास हो, शार्प, तेज, एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, और मजबूत दांत। थॉट द फॉक्स, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, थॉट द फॉक्स। तो लोमड़ी ने क्या सोचा कि मुझे इस मोटी चमड़ी को किसी जानवर से कटवाने की ज़रूरत है जिसके तेज़ और मजबूत दांत हों। एज द फॉक्स वॉज वेटिंग फॉर सच एन एनिमल, और जब फॉक्स इंतज़ार कर रही थी फॉर सच एन एनिमल, ऐसे किसी जानवर का, ही सॉ आ लॉइन। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना होता है, सेकंड फॉर्म सो, ही सॉ अ लॉइन कमिंग हिज वे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एज द फॉक्स वॉज वेटिंग फॉर सच एन एनिमल, और जब लोमड़ी ऐसे किसी जानवर का इंतज़ार कर रही थी, उसने एक शेर को अपने रास्ते पर आते हुए देखा। चलिए पूरी लाइन हो गई क्लियर, आगे देखते हैं। ही इंस्टेंटली स्टूड इन हिज वे, और दोस्तों स्टैंड का मतलब होता है खड़े हो जाना, और सेकंड फॉर्म में स्टूड। ही इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का अर्थ होता है तुरंत, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसके बारे में बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। वह तुरंत, हिज वे मतलब उसके रास्ते में, खड़ी हो गई। नोइंग, ये जानते हुए, दैट द लॉइन हैज़ द शार्पेस्ट, ये जानते हुए कि जो लॉइन है, लॉइन हैज़ द शार्पेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ टू टीयर हिज प्रे। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखिए लॉइन के बाद हैज़ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का अर्थ होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ वर्तमान में हम दिखाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ भी है, वो उसका अधिकार रखता है, मतलब उसके पास वो चीज़ है, तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहते हैं जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है।
हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से क्या इस लाइन का अर्थ हुआ, ही इंस्टेंटली स्टूड इन हिज वे, वह तुरंत उसके रास्ते पर खड़ी हो गई। नोइंग, ये जानते हुए, दैट द लॉयन हैज़ द शार्पेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ, कि जो शेर है उसके सबसे तेज़ और मजबूत दांत होते हैं। टू टीयर हिज प्रे, अपने शिकार को फाड़ने के लिए। टीयर मतलब फाड़ना, प्रे मतलब शिकार। तो पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ कि वह उसके रास्ते में खड़ी हो गई इस बात को जानते हुए कि जो शेर होता है उसके सबसे तेज़ और मजबूत दांत होते हैं अपने शिकार को फाड़ने के लिए। वैन द लॉयन केम नियर, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम नियर मतलब पास। जब शेर पास आया, ही पोलाइटली सेड। दोस्तों देखिए जो पोलाइटली है क्या है, ये एडवर्ब है, जैसा ऑलरेडी बताया मैंने आपको। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताते हैं, और जो एडवर्ब है ज़्यादातर एल पे ख़त्म होते हैं और एडजेक्टिव के साथ एल जोड़ के एडवर्ब को बनाया जाता है। तो यदि आप इसमें से एल हटाएंगे तो ये क्या बचेगा, POLIT, पोलाइट एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विनम्र। और जब आप इसमें एल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विनम्रता से फिर ये एडवर्ब बन जाएगा। तो इस तरह से एडजेक्टिव को एल जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वैन द लॉयन केम नियर, जब शेर पास आया, ही पोलाइटली सेड, उसने विनम्रता पूर्वक या कह सकते हैं विनम्रता से कहा, ओ माइटी, माइटी मतलब ताकतवर की, ताकतवर या कह सकते हैं कि शक्तिशाली, किंग ऑफ द जंगल। तो उसने क्या कहा, बड़े प्यार से मतलब कि विनम्रता से कहा, ओ माइटी किंग ऑफ द जंगल, मतलब कि जंगल के शक्तिशाली राजा। आई हैव किल्ड एन एलिफेंट फॉर यू टू फीस्ट। क्या अर्थ हुआ, आई हैव किल्ड एन एलिफेंट फॉर यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना। जैसे वह आया है, वह गया है, मैंने ये ख़रीदा है, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। इस तरह के जो भी आप वाक्य सुनते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य होते हैं, जहाँ पर ये पता चले कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म है, और ये जो वाक्य है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव किल्ड, मैंने मारा है, एन एलिफेंट, एक हाथी को, फॉर यू, आपके लिए, टू फीस्ट, दावत करने के लिए। और दोस्तों ये जो शब्द आप देख रहे हैं FEAST, फीस्ट, ये कहानी का टाइटल भी यही था। ये जो शब्द है वो एक नाउन भी है, साथ में वर्ब भी है। तो यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब शेर नज़दीक आया तो उसने बड़े विनम्रता से कहा कि ओ माइटी किंग ऑफ द जंगल, मतलब कि जंगल के शक्तिशाली राजा, आई हैव किल्ड एन एलिफेंट फॉर यू टू फीस्ट, मैंने आपके लिए एक हाथी को मारा है, टू फीस्ट, दावत खाने के लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस टोकन ऑफ लव फ्रॉम योर हम्बल सब्जेक्ट। दोस्तों टोकन का मतलब होता है एक तरह की निशानी, तो आप इसको जो ज़रूर नोट कर लें। वैसे टोकन के और भी कई मतलब हो सकते हैं। टोकन का मतलब कुछ ये भी होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई पैसों के बदले टोकन दे देता है, तो हम उसको दे के फिर हम सामान खरीद लेते हैं, वो भी टोकन होते हैं। उसके अलावा टोकन का एक और मतलब है निशानी। तो टोकन ऑफ लव का मतलब हो गया प्यार की निशानी। तो उसने आगे क्या कहा, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, ACCEPT, एक्सेप्ट एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो उसने क्या कहा, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस टोकन ऑफ लव, मतलब कृपया इस प्यार की निशानी को स्वीकार कीजिए। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम योर हम्बल सब्जेक्ट, अपने एक विनम्र सब्जेक्ट मतलब प्रजा, अपने एक विनम्र प्रजा से इस प्यार की निशानी को स्वीकार कीजिए। चलिए आगे देखिए।
बट इंस्टीड ऑफ गेटिंग प्लीज्ड द लॉयन रोअर्ड, हाउ डेयर यू ऑफर मी अ डेड एनिमल, डोंट यू नो दैट अ लॉयन ऑलवेज ईट्स फ्रेश मीट ओनली। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये बड़ा सेंटेंस है, इसमें तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। बट इंस्टीड ऑफ, दोस्तों ये जो शब्द है इंस्टीड ऑफ, आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। पहले मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं कि इंस्टीड ऑफ ईटिंग मैंगो आई वुड लाइक टू ईट एप्पल। इसका क्या मतलब हुआ कि आम खाने की बजाय मैं सेब खाऊंगा, तो की बजाय में इसका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टीड ऑफ। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको देता हूँ। एक मैं आपको वाक्य देता हूँ, आप उसको ज़रूर ट्रांसलेट करें। उसमें आपको इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करना है और वाक्य को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। बाइक खरीदने की बजाय मैं स्कूटी खरीदूंगा। आई रिपीट द सेंटेंस, बाइक खरीदने की बजाय मैं स्कूटी खरीदूंगा। तो दोस्तों इस वाक्य में इंस्टीड ऑफ का ही प्रयोग किया जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें। यदि आप इसके जो मैंने समझाया आप उसको समझ चुके हैं तो आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए इसका क्या मतलब निकला। बट इंस्टीड ऑफ गेटिंग प्लीज्ड, दोस्तों प्लीज़ का अर्थ होता है खुश होना, प्लीज्ड। और यहाँ पर देखिए गेट क्यों लगाया गया, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जो प्लीज्ड शब्द आप देख रहे हैं ये एक एडजेक्टिव है, और जब किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते। उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया गेट का, और ये फोर्थ फॉर्म में गेटिंग। तो क्या अर्थ हुआ, लेकिन खुश होने की बजाय द लॉयन रोअर्ड। रोअर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। जो शेर वगैरह दहाड़ते हैं उसे रोअर कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है रोअर्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि खुश होने की बजाय शेर दहाड़ा। उसने क्या कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा ऑफ़र मी, मुझे ऑफ़र करने की। ऑफ़र का मतलब होता है कुछ, किसी को कुछ देना, कोई प्रस्ताव देना, कुछ देना। तो उसने क्या कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऑफ़र मी अ डेड एनिमल, मतलब मुझे एक मरा हुआ, डेड मतलब मरा, मुझे एक मरा हुआ, या कह सकते हैं मुझे एक मृत जानवर पेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डोंट यू नो दैट अ लॉयन ऑलवेज ईट्स फ्रेश मीट ओनली। डोंट यू नो, दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है जहाँ पर प्रश्न भी हो साथ में नहीं भी हो, तो वहाँ पर डू का भी यूज़ किया जाएगा, साथ में नॉट का भी। अच्छा, 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डू यू नॉट नो, तब भी इसका मतलब होगा कि आप नहीं जानते हो। या फिर आप इसको एक साथ भी बोल सकते हैं कि डोंट यू नो, तब भी इसका वही मतलब है कि आप नहीं जानते हो। तो उसने क्या कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो दैट की अ लॉयन ऑलवेज ईट्स फ्रेश मीट ओनली। और दोस्तों यहाँ देखिए फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि वहाँ सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। ईएटी, ईट का अर्थ होता है खाना, और ये फिफ्थ फॉर्म में ईट्स। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, दैट की अ लॉयन ऑलवेज ईट्स फ्रेश मीट, एक शेर, ऑलवेज मतलब हमेशा, एक शेर हमेशा ताज़ा मांस खाता है, ताज़ा मांस ही खाता है, ओनली मतलब ही। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि खुश होने की बजाय जो शेर था वो दहाड़ा। उसने हाउ डेयर यू ऑफर मी अ डेड एनिमल, उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मरा हुआ जानवर पेश करने की। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, दैट अ लॉयन ऑलवेज ईट्स फ्रेश मीट ओनली, की एक शेर हमेशा ताज़ा मांस ही खाता है। सो गेट आउट ऑफ माई वे, तो मेरे रास्ते से हट जाओ, दफ़ा हो जाओ, या इसको कैसे मेरे रास्ते से हट जाओ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए द लॉयन वॉकड ऑफ, वॉक ऑफ का मतलब होता है कहीं से चले जाना। तो क्या अर्थ हुआ, सेइंग सो, ऐसा कहते हुए द लॉयन वॉकड ऑफ, जो शेर था वो चला गया। चलिए आगे देखिए। द फॉक्स बिकेम डिसअपॉइंटेड, दोस्तों डिसअपॉइंटेड जो है वो एक एडजेक्टिव है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, जो कि एडजेक्टिव है, और यहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए बिकम का इस्तेमाल किया गया। जैसा ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको बताया, जब हम कोई एडजेक्टिव को वर्ब बनाएंगे तो सपोर्टिंग वर्ब का वहाँ पर यूज़ करना होता है।
तो बिकम डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द फॉक्स बिकेम डिसअपॉइंटेड, लोमड़ी उदास हो गई, या कह सकते हैं लोमड़ी निराश हो गई। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। ही सॉ उसने देखा, अ टाइगर उसने एक टाइगर मतलब एक बाघ को देखा, कमिंग हिज वे अपने रास्ते पर आता हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द फॉक्स बिकेम डिसअपॉइंटेड, लोमड़ी निराश हो गई। जस्ट देन ही सॉ अ टाइगर कमिंग हिज वे, तभी उसने एक बाघ को अपने रास्ते पर आते हुए देखा। हिज टीथ आर एज शार्प एज दोज ऑफ द लॉइन ही थॉट। थिंक मतलब होता है सोचना, लगना, और सेकंड फॉर्म में थॉट। तो उसने क्या सोचा कि हिज टीथ आर एज शार्प एज दोज ऑफ द लॉइन, मतलब कि इसके दांत भी उतने ही तेज हैं जितना दोज ऑफ द लॉइन जितना शेर के हैं। ही स्टॉप्ड द टाइगर एंड सेड, स्टॉप का अर्थ होता है रोकना, सेकंड फॉर्म में स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड द टाइगर एंड सेड, उसने बाघ को रोका और कहा, ओ बोल्ड एंड ब्रेव टाइगर, वेयर आर यू गोइंग। दोस्तों ब्रेव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर, साहसी, और बोल्ड का मतलब होता है निडर। और ये जो हमारा वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आए, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। जिस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, मतलब कि आईएनजी फॉर्म। और जो वेयर है वो एक इंट्रोगेटिव शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द जिसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और जो वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही स्टॉप द टाइगर एंड सेड, उसने बाघ को रोका और कहा, ओ बोल्ड एंड ब्रेव टाइगर, मतलब कि निडर और बहादुर बाघ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हैव सम रेस्ट, थोड़ा आराम करो। फीस्ट ऑन द डिलीशियस फ्लैश ऑफ द एलिफेंट, फीस्ट का मतलब कि दावत खाओ, ऑन द डिलीशियस फ्लैश ऑफ द एलिफेंट मतलब कि हाथी के स्वादिष्ट मांस की दावत खाओ। एंड देन और फिर मूव ऑन और चले जाओ विद कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब संतोष, संतोष के साथ चले जाओ। तो उसने क्या कहा कि थोड़ा आराम करो और जो हाथी का स्वादिष्ट मांस थे उसके खाओ और फिर एक संतुष्टि के साथ चले जाओ। आगे देखिए, फ्लैश ऑफ एन एलिफेंट, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम डियर फॉक्स। दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ डिड का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बात को आप याद रखें, जब भी आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई वाक्य बनाएंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होता है। और जो डिड है वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है। फ्लैश ऑफ एन एलिफेंट मतलब कि हाथी का मांस। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम डियर फॉक्स, तो उसने क्या कहा कि प्यारी लोमड़ी तुम्हें ये कहाँ मिला। इंक्वायर्ड द टाइगर, इंक्वायर का अर्थ होता है किसी बारे में पूछना, पूछताछ करना। बाघ ने पूछताछ की, बाघ ने पूछा कि प्यारी लोमड़ी तुम्हें ये कहाँ मिला। द लॉयन हैज़ जस्ट किल्ड एन एलिफेंट। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। ऑलरेडी मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ, जहाँ पर हैज़ एफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है। जो यहाँ सब्जेक्ट है द लॉयन वो सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ लगाया गया है। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, तो उसने क्या कहा, द लॉयन हैज़ जस्ट किल्ड एन एलिफेंट, कि शेर ने अभी अभी एक हाथी को मारा है। He has gone to bath in the nearby river। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर देखिए ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया है, साथ में थर्ड फॉर्म गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म गॉन। और दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो दो वर्ब का जब आप कोई भी प्रयोग करेंगे वाक्य में
तब आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब आप पहली वर्ब लगाएंगे और जब आपको दूसरी वर्ब मेंशन करनी है तो पहले आपको टू का इस्तेमाल करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जो आप पहली वर्ब लगाएंगे मतलब कि मेन प्रिंसिपल वर्ब, वो तो आपको टेंस के अकॉर्डिंगली लगानी है, सेंटेंस के अनुसार, लेकिन जब आप उसके बाद दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तब आपको थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, फिर आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और यहाँ पर लगाई गई है देखिए, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने आगे क्या कहा, ही हैज़ गॉन, वह गया हुआ है या वह गया है, टू बाथ, नहाने के लिए, इन द नियर बाय रिवर, नज़दीकी नदी में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि वह नज़दीकी नदी में नहाने के लिए गया हुआ है। He has warned me not to let anyone come near his prey। क्या अर्थ हुआ, He has warned me। दोस्तों यहाँ पर दो तरह की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ एक बार। देखिए ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। वार्न का अर्थ होता है चेतावनी देना, और ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, He has warned me, उसने मुझे चेतावनी दी है, not to let anyone कम नियर हिज प्रे। और दोस्तों लेट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और लेट का अर्थ होता है किसी क्रिया को, किसी काम को किसी के द्वारा होने देना या फिर ना होने देना। जब हम दिखाएंगे तब लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से, और ये जो प्रे है इसका मतलब होता है शिकार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही हैज़ वार्न्ड मी, उसने मुझे चेतावनी दी है, चेतावनी दी है, नॉट टू लेट एनीवन कम नियर हिज प्रे, कि उसके शिकार के पास किसी को भी ना आने दें। He has warned me especially against you, उसने मुझे चेतावनी दी है, especially against you मतलब कि विशेष रूप से आपके खिलाफ या आपके लिए जो है उसने मुझे चेतावनी दी है। He has instructed me not to let you touch the dead elephant। क्या अर्थ हुआ, He has instructed me। दोस्तों इंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है किसी को दिशा निर्देश देना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। He has instructed me, उसने मुझे निर्देश दिया है, not to let you, कि आपको not to let you touch, कि आपको टच ना करने दूँ, आपको ना छूने दूँ, the dead elephant, मरे हुए हाथी को। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, He has instructed me not to let you touch the dead elephant, मतलब उसने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपको मरे हुए हाथी को ना छूने दूँ, बट लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड हैव सम ऑफ दिस मीट। और दोस्तों यहाँ पर देखिए शुड का इस्तेमाल किया गया, और शुड का जो प्रयोग है वो वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, लेकिन मुझे लगता है, यू शुड हैव मतलब खाना, हैव का मतलब यहाँ पर है वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यू शुड हैव सम ऑफ दिस मीट मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसका थोड़ा सा मांस खाना चाहिए। प्लीज़ कम, कृपया आइए, एंड टेस्ट इट, और इसका स्वाद लीजिए। बिफोर द लॉयन रिटर्न्स, शेर के वापस आने से पहले, इससे पहले कि शेर आ जाए, शेर के वापस आने से पहले आप कृपया करके आइए और इसका स्वाद लीजिए, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। आगे देखिए, लिसनिंग दिस, लिसन का अर्थ होता है किसी बात को ध्यान से सुनना, और ये फोर्थ में लिसनिंग दिस, ये सुनकर द टाइगर गॉट सो स्केयर्ड दैट इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग द मीट ही रैन अवे फ्रॉम देयर। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये लंबा सेंटेंस, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। और देखिए यहाँ स्केयर्ड एडजेक्टिव है, और जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब लेते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर गेट का इस्तेमाल किया गया, और ये पास्ट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि ये सुनकर द टाइगर गॉट सो स्केयर्ड, जो टाइगर था, बाघ था, वो इतना ज़्यादा डर गया, घबरा, इतना ज़्यादा भयभीत हो गया कि इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग द मीट मतलब कि मांस को चखने की बजाय ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ, या कह सकते हैं वहाँ से भाग गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये सुनकर जो टाइगर था वो इतना ज़्यादा डर गया कि मांस का स्वाद लेने की बजाय, मांस को चखने की बजाय वो वहाँ से भाग गया। द फॉक्स कैप्ट येलिंग,
और दोस्तों जब हम कोई पास्ट में वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया बराबर होती रही, तो ऐसे वाक्यों में कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, तो इसे भी नोट कर लें। और येल का अर्थ होता है चिल्लाना, और यदि आपके लिए नया शब्द हो तो आप जरूर नोट कर लें, और ये वर्ब की फोर्थ में येलिंग। द फॉक्स कैप्ट येलिंग, लोमड़ी चिल्लाती रही। स्टॉप सर, श्रीमान रुक जाइए। डोंट गेट सो स्केर्ड, इतना ज़्यादा मत डरिए। तो जो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो लोमड़ी थी वो चिल्लाती रही कि श्रीमान रुक जाइए, इतना ज़्यादा मत डरिए। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बट ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन, वेन का मतलब होता है विफल होना, और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और ये प्लूरल नाउन है। बट ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए। द टाइगर डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज साइट इन अ फ्यू सेकेंड्स। दोस्तों डिसअपियर का अर्थ होता है गायब होना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि द टाइगर डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज साइट इन अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही क्षणों में बाघ उसकी साइड से, मतलब उसकी आंखों से या उसके आंखों से गायब हो गया। आगे देखिए, व्हाट ए फूल आई एम, मतलब मैं कितनी मूर्ख हूँ। इंस्टीड ऑफ टेम्पटिंग हिम, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, टेम्प्ट का अर्थ होता है किसी को लालच देना, ललचाना। व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितनी मूर्ख हूँ। इंस्टीड ऑफ टेम्पटिंग हिम, उसे ललचाने की बजाय आई स्केयर्ड हिम अवे, मैंने उसको डरा के भगा दिया। तो उसने क्या सोचा कि भाई उसे ललचाने की बजाय मैंने उसको डरा के भगा दिया। हाउ विल आई नाउ फीस्ट अपॉन द फ्लैश ऑफ द एलिफेंट, अब उसने क्या सोचा, हाउ विल आई नाउ फीस्ट अपॉन द फ्लैश ऑफ द एलिफेंट, अब मैं हाथी के मांस की दावत कैसे खाऊंगी। वाइल द फॉक्स वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ ही सॉ अ चीता कमिंग हिज वे, वाइल का मतलब होता है दौरान। और दोस्तों कर्स को आप नोट कर लीजिए, कर्स का अर्थ होता है किसी को बद्दुआ देना, कोसना, जिसको हम कोसना भी कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, वाइल द फॉक्स वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ, और जिस दौरान फॉक्स लोमड़ी अपने आप को कोस रही थी, ही सॉ अ चीता कमिंग हिज वे, उसने एक चीते को अपने रास्ते पर आते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। गुड ग्रेशियस लक हैज़ अगेन गिवन मी अ चांस, और ये भी दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर जो ये शब्द है लक, इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, मतलब ये वाक्य में सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिव मतलब देना, थर्ड फॉर्म गिवन। चांस का मतलब मौका। तो उसने क्या कहा, गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस मतलब कि है भगवान, लक हैज़ अगेन गिवन मी अ चांस, मतलब क्या हुआ कि भाग्य ने मुझे दोबारा एक मौका दिया है। द चीता इज़ ऑल्सो आ मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ऑल्सो का अर्थ मतलब होता है भी, और मेंबर का मतलब सदस्य। तो उसने क्या कहा, द चीता इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, मतलब जो चीता है वो भी एक कैट परिवार का सदस्य है। ही टू हैज़ शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टीथ एंड क्लॉज टू टीयर ऑफ द थिकेस्ट स्किन। तो उसने, और दोस्तों TOO का मतलब होता है भी। ही टू हैज़ शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, मतलब कि इसके भी तेज़ और मजबूत दांत हैं। एंड क्लॉज और पंजे, टू टीयर फाड़ने के लिए, टीयर और फाड़ने के लिए। द थिकेस्ट स्किन मतलब कि सबसे मोटी चमड़ी को फाड़ने के लिए इसके पास जो है वो क्या है, पंजे हैं और तेज़ और मजबूत दांत हैं। आई मस्ट अल्योर हिम, अल्योर का मतलब भी होता है ललचाना। आई मस्ट अल्योर हिम, मुझे उसको ललचाना, अवश्य ही मुझे उसे ललचाना चाहिए। थॉट द फॉक्स, लोमड़ी ने सोचा। थिंकिंग सो द फॉक्स ग्रीटेड द चीता, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ग्रीट का अर्थ होता है किसी का अभिनंदन करना, किसी को हेलो बोलना, सेकंड फॉर्म में ग्रीटेड। थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, द फॉक्स ग्रीटेड द चीता, फॉक्स ने, लोमड़ी ने चीते का अभिनंदन किया। हेलो डियर, वेयर आर यू वॉन्डरिंग, दोस्तों वॉन्डर का अर्थ होता है इधर उधर बिना कामकाज के भटकना, बिना किसी भी कामकाज के भटकने को वॉन्डर कहा जाता है।
तो ऐसा सोचते हुए लोमड़ी ने चीता को अभिनंदन किया, कहा हेलो डियर वेयर आर यू वॉन्डरिंग, तुम कहाँ भटक रहे हो, अ ग्रैंड ट्रीट इज़ वेटिंग फॉर यू, मतलब एक जो भव्य दावत है, ट्रीट है, वो आपका इंतज़ार कर रही है। हियरिंग अबाउट अ ट्रीट द हंग्री चीता बिकेम वेरी हैप्पी, बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और हैप्पी मतलब खुश। हियरिंग अबाउट अ ट्रीट मतलब एक दावत के बारे में सुनकर, द हंग्री चीता बिकेम वेरी हैप्पी, भूखा चीता बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आगे देखिए, विच ट्रीट आर यू टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, उसने क्या कहा कि विच ट्रीट आर यू टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त तुम किस दावत के बारे में बात कर रहे हो। आस्क्ड द चीता विद एक्स्ट्रा पोलाइटनेस, जो चीता था उसने एक्स्ट्रा पोलाइटनेस के साथ, मतलब और भी ज़्यादा विनम्रता के साथ पूछा कि भाई मेरे दोस्त तुम किस दावत के बारे में बात कर रहे हो। आर किंग लॉयन हैज़ किल्ड अ बिग एलिफेंट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है जहाँ इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। आर किंग लॉयन हैज़ किल्ड अ बिग एलिफेंट, हमारे राजा शेर ने एक बड़े हाथी को मारा है। ही हैज़ गॉन टू टेक बाथ इन द नियर बाय रिवर, वह एक नज़दीकी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए हैं। ही विल रिटर्न आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद वापस लौटेंगे। वाई डोंट यू ईट अ लिटिल फ्लैश, आप थोड़ा सा मांस क्यों नहीं खाते हो। बिफोर ही रिटर्न्स, उनके वापस आने से पहले आप थोड़ा सा मांस क्यों नहीं खाते। यू ऑल्सो बिलोंग टू द ए कैट फैमिली, बिलोंग का मतलब था संबंधित होना, यू ऑल्सो बिलोंग टू द कैट फैमिली, और आप भी कैट जो बिल्ली का परिवार है उससे ही संबंधित हो, उससे ही संबंध रखते हो, उससे ही ताल्लुक़ रखते हो। दस इस प्रकार से यू डिज़र्व का मतलब था लायक होना, आप लायक हो। टू हैव अ शेयर इन द लॉयंस प्रे, मतलब इसलिए आप शेर के शिकार में को साझा करने के लिए, उसमें एक शेयर होने के लिए आप भी क्या हो, उसके लायक हो। द लॉयन हैज़ अपॉइंटेड मी, दोस्तों अपॉइंट का अर्थ होता है किसी को किसी काम पर रखना, नियुक्त करना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा, द लॉयन हैज़ अपॉइंटेड मी टू गार्ड दिस डेड एलिफेंट, मतलब क्या हुआ कि शेर ने मुझे नियुक्त किया हुआ है टू गार्ड दिस डेड एलिफेंट, इस मरे हुए हाथी की सुरक्षा करने के लिए शेर ने मुझे नियुक्त किया हुआ है। वाइल यू ईट योर शेयर आई विल कीप एन आई ऑन द लॉयन एंड इन्फॉर्म यू वैन आई सी हिम कमिंग। तो उसने आगे क्या कहा, वाइल यू ईट योर शेयर, और जिस दौरान आप जो है अपना शेयर जो आपका हिस्सा है वो खाओगे, आई विल कीप एन आई, मैं नज़र रखूँगी, ऑन द लॉयन शेर पर, एंड इन्फॉर्म यू, और आपको सूचित कर दूँगी, व्हेन आई सी हिम कमिंग, जब मैं उसको आता हुआ देखूँगी तो मैं आपको सूचित कर दूँगी। चलिए आगे देखिए, द चीता who was very hungry by now ran straight टूवर्ड्स द डेड एलिफेंट। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हु का इस्तेमाल, आप देखिए हु का यूज़ किया गया है, और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब किया जाएगा जब हम किसी का रेफरेंस देंगे। अब जब भी मैं इसको वाक्य को ट्रांसलेट करूँगा आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। तो क्या अर्थ हुआ, द चीता हु वॉज वेरी हंग्री बाय नाउ रैन स्ट्रेट टूवर्ड्स द डेड एलिफेंट, मतलब कि चीता जो अब तक बहुत भूखा हो चुका था, रैन वो दौड़ा, स्ट्रेट टूवर्ड्स द डेड एलिफेंट वो सीधा मरे हुए हाथी के पास दौड़कर गया। टूवर्ड्स मतलब कि वो सीधा मरे हुए हाथी के पास दौड़कर गया। ही टोर हिज थिक स्किन, टीयर का अर्थ होता है फाड़ना, और ये सेकंड फॉर्म में आप चाहें तो नोट कर लीजिए, TORE। ही टोर हिज थिक स्किन, उसने उसकी मोटी चमड़ी को फाड़ दिया। विद हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, अपने तेज़ दांतों और पंजों से। एज ही बिट अ बिग चंक ऑफ द फ्लैश ऑफ द एलिफेंट, और उसने जब एक बड़ा जो चंक था, मतलब जो हिस्सा था वो उसने काटा, ऑफ द एलिफेंट हाथी का, जब उसने एक बड़ा मांस का टुकड़ा काटा। द फॉक्स बिगेन टू येल, जो लोमड़ी थी वो चिल्लाने लगी। गो अवे डियर फ्रेंड, दोस्त डियर फ्रेंड मतलब कि प्यारे दोस्त भाग जाओ। द लॉयन इज़ कमिंग, शेर आ रहा है। बी फास्ट, जल्दी करो। रन अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाग जाओ। हियरिंग द फॉक्सेस वार्निंग द चीता कुड नॉट डेयर
टू टेक अ सेकेंड बाइट ऑफ द एलिफेंट्स फ्लैश। क्या अर्थ हुआ? हियरिंग द फॉक्सेस वार्निंग। दोस्तों यहाँ फॉक्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना हो तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और वार्निंग का यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया जिसका मतलब था चेतावनी। हियरिंग द फॉक्सेस वार्निंग, लोमड़ी की चेतावनी को सुनकर द चीता कुड नॉट डेयर। दोस्तों कुड का यूज़ जब किया जाएगा जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे तो ऐसे वाक्यों में कुड का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाएगी। और यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डेयर का मतलब है साहस करना। तो क्या अर्थ हुआ? हियरिंग द फॉक्सेस वार्निंग द चीता कुड नॉट डेयर, लोमड़ी की चेतावनी को सुनकर चीता हिम्मत नहीं कर सका टू टेक अ सेकेंड बाइट, दूसरी बाइट लेने का हिम्मत नहीं कर सका ऑफ द एलिफेंट्स फ्लैश। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लोमड़ी की चेतावनी को सुनकर चीता हाथी के मांस की दूसरी बाइट लेने की हिम्मत नहीं कर सका। ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वह वहाँ से भाग गया। रन अवे मतलब भाग जाना और ये सेकंड फॉर्म है। ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वह वहाँ से भाग गया। दस इस प्रकार से द इंटेलिजेंट एंड क्लेवर फॉक्स, इस तरह से बुद्धिमान और चालाक लोमड़ी नाउ इंजॉयड अ ग्रैंड फीस्ट, उसने मतलब इस तरह से एक बुद्धिमान और चालाक लोमड़ी ने एक बड़ी दावत का आनंद लिया। ऑल अलोन, पूरी तरह अकेले। ही एट द सॉफ्ट एंड टेस्टी मीट, उसने मुलायम और जो स्वादिष्ट मांस था वो खाया। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म ये एट, पास्ट का ही वाक्य। उसने स्वादिष्ट और जो सॉफ्ट मतलब कि मुलायम मांस था वो खाया। ऑफ द एलिफेंट, हाथी का। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, जी भरकर। चलिए तो दोस्तों इस तरह से पूरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और थोड़ी सी बड़ी स्टोरी थी लेकिन मैंने आज इसको पूरा ही कवर कर लिया क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप इसे 2 पार्ट में मत कवर किया कीजिए। तो आज मैंने कोशिश की और मैंने इसे पूरा ही कवर कर लिया। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और आपने आज कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।